हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम हमारा टॉपिक 4 भोजन एवं स्वास्थ्य को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसकी पहली क्लास हो चुकी है। उसमें हमने हमारे भोजन के बारे में कि भोजन क्या होता है और भोजन के जो अवयव होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है आदि, तो इनके बारे में हमें पढ़ना था। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा फर्स्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम देखेंगे वसा। ठीक है, इसके बाद वसा के बाद हम देखने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बाद आपके विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। तो भोजन एवं स्वास्थ्य में आज हम भोजन के अवयव में दूसरा अवयव पढ़ने वाले हैं वसा, अर्थात फैट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कल के लेक्चर में बताया हुआ था कि जो आपके भोजन के अवयव होते हैं या मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 7 पोषक तत्वों की। ठीक है, अब इनको उपयोगिता के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मतलब वो होता है आपका प्रोटीन। तो इस तरीके से तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लें, इसके बाद इसे देखेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो वसा होता है, वसा का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। नेक्स्ट है जो वसा है, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किसका एस्टर होता है। तो ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल का एस्टर होता है, जिसमें ग्लिसरॉल का 1 अणु और बसीय अम्ल के 3 अणु, मतलब इस तरीके से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उसी तरीके से जो आपकी वसा है, यह भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक होती है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की कैसी मात्रा होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यह जल में पूर्णतया आघुलनशील होता है। हमने हमारे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था 3 प्रकार के होते थे, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, और डाइसैकेराइड। तो वो जल में घुलते थे, लेकिन जो वसा होती है यह कैसी होती है, जल में पूर्ण रूप से आघुलनशील होती है। अब कैसे आघुलनशील, तो आपको एक एग्जाम्पल दे दें, जैसे तेल। तो तेल आपका वसा, मतलब वसीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्या तेल जल में घुल सकता है, नहीं घुलता। इसी कारण से जो वसा होती है वो जल में क्या होती है, पूर्ण रूप से आघुलनशील होती है। लेकिन जो कार्बनिक घोलक होते हैं उनमें ये घुल जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वसा के प्रकार। तो वसा 2 प्रकार की होती है, एक तो जंतु वसा और दूसरी होती है आपकी वनस्पति वसा। नाम से ही स्पष्ट है, जो जंतुओं से प्राप्त हमारे जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं जंतु वसा। ठीक है, और जो वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं वो वनस्पति वसा होती है। जैसे जंतु से क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे दूध हो गया, तो गाय, भैंस ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं, जानवर। तो इनसे क्या मिला, दूध, तो ये क्या हो गई, जंतु वसा। नेक्स्ट है पनीर, दूध से ही पनीर बनेगा। नेक्स्ट है अंडा, अंडा किससे प्राप्त होता है, आपके मुर्गे से। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, जंतु। नेक्स्ट है मछली, तो इनमें क्या पाया जाता है आपका, ये क्या है, आपके जंतु वसा है। नेक्स्ट है वनस्पति वसा में आपके वनस्पति तेल हो जाएंगे, जैसे अखरोट का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल तेल, सूरजमुखी इत्यादि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब वसा जो है सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि है तो ये ठोस अवस्था में होती है। लेकिन यदि इसी को द्रव अवस्था में हो तो उन्हें क्या कहेंगे, तेल कहेंगे। तो सीधी सी बात है, यदि वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर ठोस अवस्था में है, परंतु यदि हम इसे द्रव अवस्था में लाते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, आपकी तेल बन जाती है। ये भी याद रखेंगे। अब जो वसा अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका संतृप्त और एक असंतृप्त। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो संतृप्त हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वनस्पति वसा कहलाएंगी, अर्थात नारियल का तेल, तिल का तेल, ताड़ का तेल, ये सब क्या होते हैं, संतृप्त। तो पूछते हैं कभी कभी कि संतृप्त वसा का उदाहरण नहीं है या फिर असंतृप्त वसा कौन कौन सी है। तो याद रखेंगे, संतृप्त में आपको बस वनस्पति याद रख लेना है, फिर आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। और फिर होती है असंतृप्त, अर्थात बसी अम्ल, जैसे इसमें आपकी जंतु वसा आ जाती, मछली का तेल हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकांशतः जो असंतृप्त वसा है वो जंतु वसा होते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। हाँ, असंतृप्त वसा कैसे होते हैं, आपके जंतु वसा कहलाते हैं। यह सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, असंतृप्त वसा क्या है, आपके जंतु वसा होते हैं। ठीक,
अब देखते हैं, जैसे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिल रही थी। लेकिन यदि पूछता है कि 1 ग्राम यदि हम वसा को पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत करते हैं तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये याद रखेंगे, डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 9.6 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितने मतलब ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, तो 20 से 30% ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वसा से। तो एक बात हमने कल आपको बताई थी कि यदि किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वो किससे मिलेगी, तो वो मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अधिक समय के लिए संचित करके रखना है तो वो किससे प्राप्त होती है, वसा से। अब वसा के कार्य देख लेते हैं कि इसका क्या कार्य है। तो पहला कार्य तो यही है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यह त्वचा के नीचे जमा होकर, जो हमारी स्किन होती है, वसा उसके नीचे जमा रहती है और शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है। तो यदि पूछ ले कि जो हम भोजन करते हैं उनमें स्वाद कहाँ से आता है, तो वो वसा ही उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। नेक्स्ट है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से भी बचाती है। यह प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपके वसा के स्रोत, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़े थे, जैसे अनाज हो गया था, ठीक है, इसके अलावा अन्य चीज़ें, तो उसी तरीके से वसा जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो दूध में, मांस, मछली, मक्खन, तेल, घी इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अब वसा की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। तो वसा की यदि कमी हो गई है आपके अंदर, तो आपकी त्वचा रूखी हो जाती, ड्राई स्किन हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है और शरीर का विकास होता है जो वो रुक जाता है। नेक्स्ट है, अधिकता यदि है आपके शरीर में वसा की, तो शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय संबंधी बीमारियां होने लगती हैं और आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। तो अधिकता और कमी से होने वाले रोग आप याद रखेंगे। तो वसा के बारे में इतना ही। अब हम देखते हैं आपका अगला जो आपका पोषक तत्व होता है, प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन सबसे पहले देख लें। प्रोटीन जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जे बर्जीलियस ने किया। कब किया, सन 1938 में किया और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो हम पिछले लेक्चर्स में, केमिस्ट्री वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, क्योंकि यौगिक तत्व मिश्रण वगैरह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोटीन है यह क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है, इसका कार्य होता है हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना और शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करना, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है और इसकी जो रचना है वो लगभग 20 एमिनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोगों से होती है। अब जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं ये, इनको भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। इनमें से 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है। तो जो आवश्यक होते हैं इनका निर्माण तो मानव शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन ये जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं इन्हें जो मनुष्य है वो बाह्य तत्वों से प्राप्त करता है, ठीक। तो पूछता है कि प्रोटीन की जो संरचना है वो कितने एमिनो अम्लों से हुई है या कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बना है, तो 20 आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, प्रोटीन मानव शरीर का केवल संरचनात्मक पदार्थ ही नहीं है। मतलब ये है कि जो प्रोटीन है केवल टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत यानी शरीर का केवल संरचना ही नहीं बनाता, बल्कि यह अन्य कार्य भी संपन्न करता है। अब अन्य कार्य क्या हो जाएंगे, तो जब कभी भी आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है और आपको इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वो फिर प्रोटीन से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये इसके अन्य कार्य है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भोजन में इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं उनका संश्लेषण मानव शरीर स्वयं करता है और 10 जो शेष आपके अमीनो अम्ल बचते हैं वो भोजन के द्वारा अर्थात बाह्य तत्वों से प्राप्त किए जाते हैं। पिछली बार का ये क्वेश्चन है, पूछा गया था, तो याद रखेंगे। एक कार्यशील महिला को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो 45 ग्राम, ठीक है। लगभग में दिया होता, कभी कभी 46 दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे।
पिछली बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो वहाँ पर इस तरीके से दिया था सोयाबीन में 42%, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो आपके सोयाबीन में ही पाया जाता है। इसके बाद मूंगफली में भी आपका प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो सोयाबीन का परसेंट भी आप याद रखेंगे कि लगभग में 42%, कहीं कहीं 47 दिया रहता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं। अब प्रोटीन के प्रकार देख लेते हैं। तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इनको रटना नहीं है, बस ये याद रखना है कि सरल प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, और इसके बाद संयुग्मी प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, और व्युत्पन्न प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्लों के बने हैं वो सरल होंगे, जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलेंस और हिस्टोन, ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, सरल प्रोटीन। अब ये 3 ऑप्शन देंगे और एक दे देंगे आपको हिस्टोन, और कहेंगे बताइए कौन सा सरल प्रोटीन नहीं है। तो आप बता देंगे कि हिस्टोन नहीं है, क्योंकि ये आपका व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है संयुग्मी प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, मतलब एमिनो अम्लों के अलावा अन्य समूह भी जुड़े रहते हैं, वो संयुग्मी होते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपके किसके उदाहरण हैं, संयुग्मी प्रोटीन की। नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड, ये आपके क्या हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन है। अब प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। तो पहला कार्य तो यही है कि ये प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करते हैं। नेक्स्ट है यह कोशिकाओं, जीवद्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रक के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं और संवहन में भी सहायक होते हैं। तो ये प्रोटीन के प्रमुख कार्य हुए। अब देखते हैं स्रोत कौन कौन से हैं। तो वैसे तो आपका सबसे प्रमुख स्रोत सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई। इसके बाद याद रखेंगे दूध में भी प्रोटीन होता है, अंडा, इसके बाद आपका सोयाबीन, मूंगफली पढ़ लिया है, मांस, मछली, बादाम, दालें आदि में भी आपका प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। अब प्रोटीन की कमी से रोग देख लेते हैं। तो इससे 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक तो क्वाशीरियोरकर जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चों के हाथ पांव तो दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर की तरफ निकल आता है। तो ये क्वाशीरियोरकर रोग है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है मरासमस, इसमें बच्चों की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। तो ये दोनों ही रोग याद रखेंगे, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पोषक तत्व देखते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे पूछ लेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या फिर कहेगा विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, या कह देगा रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठ करके आते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन क्या होते हैं। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि सिलेबस रह गया है बहुत सारा और टाइम कम है, तो जितना भी हो सकेगा हम आपको अधिक से अधिक आपका कोर्स कंप्लीट कराने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सी फंक ने किया था, और कब किया, 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। क्या इनसे कैलोरी नहीं प्राप्त होती, तो फिर आप कहेंगे जब कैलोरी ही प्राप्त नहीं होती तो फिर इसका उपयोग ही क्या है। परंतु यह जो होता है शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है, ऑप्शन में देगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो आप लोग 100% इसको प्रोटीन लगा करके आएंगे, क्योंकि वो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत कर रहा है, तो आप सोचेंगे रक्षा कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है आपके विटामिन को, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, घुलने के आधार पर, अर्थात घुलनशीलता के आधार पर विटामिन घुल जाते हैं। तो देखिए एक तो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में कौन कौन से घुल जाते हैं विटामिन, तो वो याद रखेंगे बी कॉम्प्लेक्स होता है पूरा का पूरा, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं विटामिन बी। तो B1 होता, B2 होता है। तो विटामिन बी जितना भी होता है प्रकार इसका सब के सब किस में घुलनशील है, जल में, और विटामिन सी भी आपका जल में घुलनशील है। इसके बाद जो भी बच जाते हैं वो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो याद रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं।
अब देखते हैं विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, मतलब मानव शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे इनकी पूर्ति कैसे की जाती है, तो विटामिन युक्त तो खाद्य पदार्थ से हम इनकी पूर्ति करते हैं। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है ऐसे कौन कौन से 2 विटामिन हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर के अंदर होता है, तो वो है विटामिन डी और विटामिन के। तो देख लेते हैं विटामिन डी का संश्लेषण कैसे मानव शरीर के अंदर होता है और विटामिन के का संश्लेषण कैसे मानव शरीर के अंदर होता है। तो जो विटामिन डी है इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, तो ये याद रखेंगे। और विटामिन के जो होता है जीवाणुओं द्वारा हमारे कॉलन में संश्लेषित होता है, जिसे ई कोलाई जीवाणु कहते हैं। ईस्चेरिचिया कोलाई आपने पढ़ा होगा आपके बायोलॉजी में, वहाँ से उसका अवशोषण होता है। तो याद रखेंगे सभी विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता विटामिन डी और के को छोड़कर, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण मानव शरीर के अंदर होता है। अब एक चार्ट देखेंगे आप, इसके माध्यम से आपको याद रखना है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, रोग क्या होता है इनकी कमी से और प्रमुख स्रोत क्या है। तो सबसे पहले विटामिन ए लिया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इतने तो आपको याद रखने ही हैं। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अभी हम डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो एक तो रतौंधी और जीरोफिथेलमिया होता है और इसके प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां और दूध है। नेक्स्ट विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है और इसके प्रमुख स्रोत मूंगफली, दाल, तिलहन आदि है। नेक्स्ट है विटामिन सी, सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आपका नींबू, संतरा, मौसम्बी वगैरह में, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन डी, डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स और यह सूर्य प्रकाश, दूध, मांस, मछली में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से आपका जनन शक्ति कम हो जाती है, मतलब प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, बांझपन आ जाता है और इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। इसके प्रमुख स्रोत अंकुरित गेहूँ हो गया, दालें हो गई, दूध में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है यदि कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसका प्रमुख स्रोत टमाटर और हरी सब्जियां हैं। तो इतने आपको याद रख लेने हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कह देगा विटामिन ए, तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है, मतलब जो संक्रमण, मतलब हमारे शरीर में यदि कोई चोट मोच वगैरह लग जाती है तो उससे लड़ सकता है, वो विटामिन आपका ए होता है। तो विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है, अतः विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने मतलब विटामिन ए की कमी होने से हमारी जो श्वास नली है और जो पाचन नाल है इसकी उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं, अर्थात क्षीण होने लगती हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी, जिसे नेक्टोलोपिया कहते हैं इंग्लिश में, आँखों का शुष्क हो जाना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाना और दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट है विटामिन ए जो है नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट है 13 से 15 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को कितनी आवश्यकता होती है विटामिन ए की, तो लगभग 60 mg की आवश्यकता होती है। तो इतने फैक्ट आप विटामिन ए से याद रखेंगे। इसका रासायनिक नाम हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं विटामिन बी समूह होता है पूरा का पूरा, जो जल में घुलनशील विटामिनों का समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, अर्थात जितने भी विटामिन बी के प्रकार होंगे सब में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले विटामिन बी1 देखते हैं। तो विटामिन बी1 का यदि आप डीप पढ़ेंगे तो आपको सारे फैक्ट क्लियर रहेंगे और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आंसर लगा पाएंगे। तो देखिए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बी कहते हैं इसे, या कहीं कहीं बी1 लिखा होता है, तो वही है आपका इसका रासायनिक नाम थायमीन। कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग। और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो खमीर है, गाजर, गेहूँ, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो ये याद रखेंगे आप लोग।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपाप, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा आपसे कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेने वाला विटामिन कौन सा है। और यदि इस तरीके से ऑप्शन दे दिए कि B1, B2, B3 तो आप गलत करके आएंगे। तो यहाँ पर यदि आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि जो विटामिन B2 होता है एक कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेता है। नेक्स्ट है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है B2 की? तो भार अर्थात वजन में कमी आ जाती है, साथ ही साथ होंठ, जिह्वा और त्वचा में रूखापन आ जाता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है? तो मटर, सेम, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अंडा तो आपके लगभग सभी विटामिन का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B3। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, त्वचा दाद जिसे कहते हैं, या 4D सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और विटामिन B3 से मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। नेक्स्ट है मांस, मछली, आलू, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां, बादाम इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5। B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से बाल सफ़ेद और मंदबुद्धि होते हैं बालक। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया जिसे हम अतिशय रोग कहते हैं, त्वचा रोग, चर्म रोग जिसे कहते हैं हो जाता है। यकृत, मांस, अनाज इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। इस विटामिन की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना गिरना आदि होता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ताजे फल, हरी सब्जियां, यकृत, दूध, अंडा, संपूर्ण अनाज में ये पाया जाता है, दालों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। इसकी कमी से एनीमिया, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी, RBC जो आपके लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इसकी परिपक्वता में कमी, और मुंह में अल्सर यानी छाले जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके आ रहे हैं, याद रखना है आपको। विटामिन B9 का संश्लेषण कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसका प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, संतरा, लीवर, अंडा, सेम आदि होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकाबालामिन है। इस विटामिन की कमी से अनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। तो पिछली बार पूछा गया था कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो विटामिन B12 में पाई जाती है। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक है। लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण इसके प्रमुख स्रोत है। मांस, कलेजी, दूध इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो ये हुआ विटामिन B कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। जल में ये घुलता है अर्थात जल में विलेय विटामिन है। मानव शरीर में विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और आपको बता दें सभी खट्टे रसदार जो फल हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी हो गया, इसके बाद चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाजों में विटामिन C पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि यदि दांत दर्द को दूर करना है तो कौन से विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन C का यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे दांत दर्द में खट्टे पदार्थ कैसे उपयोगी? तो हाँ, ये विपरीत ही है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इसका राइट ऑप्शन आपका विटामिन C ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन D। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ मिसप्रिंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में, तो याद रखना तो इस विटामिन यह कहाँ घुलनशील होता है? आपका वसा में। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रिकेट्स और प्रोणों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो याद रखेंगे इसके प्रमुख स्रोत है मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल और आपका सूर्य प्रकाश विटामिन D के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अब देखते हैं विटामिन E। रासायनिक नाम क्या है इसका? टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन है आपका। यह विटामिन प्रजनन विटामिन कहलाता है और इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। यह जनन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक यानी बांझ हो जाता है और उसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है।
यह अब इसके स्रोत क्या हैं, तो अंकुरित दाने, जैसे गेहूं के अंकुरित दाने, चने के अंकुरित दाने, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस पर्याप्त मात्रा में आपका इसमें विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के, रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता रहता है। तो रक्त का यदि स्राव रोकना है तो उसके लिए विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यदि विटामिन के की कमी है तो इसकी पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पालक, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो याद रखेंगे विटामिन, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, प्रमुख स्रोत क्या हैं। अब देखते हैं विटामिन के कार्य। उपापचयी क्रियाओं में विटामिन महत्वपूर्ण होते हैं। इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। ठीक है, तो ये हुए आपके विटामिन। अब देखते हैं आपका अगला पोषक तत्व खनिज लवण। खनिज लवण अर्थात मिनरल्स साल्ट। तो खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। हमने अभी पढ़ा आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, ये सब क्या थे, आपके कार्बनिक पदार्थ थे। लेकिन आपके जो खनिज लवण होते हैं, जैसे कह दिया कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं। यद्यपि खनिज से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट खनिज लवण हम देखेंगे। पहले देखते हैं खनिज लवण के कार्य क्या हैं। तो लवण के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है, तो जब कोशिका पढ़ेंगे वहाँ पर हम जीव द्रव्य पढ़ लेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी से जीव द्रव्य में संवेदनशीलता होती है। नेक्स्ट है अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं आयन बंधकों का कार्य करते हैं। कई ऊतक रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की रचना में भाग लेते हैं। जैसे कुछ विटामिन हैं, जैसे कह दिया फास्फोरस। तो ये जो फास्फोरस होता है ये पोटेशियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब कुछ देखते हैं प्रमुख खनिज लवण जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके पूछ लेता दैनिक आवश्यकता कितनी होती है किस खनिज लवण की। तो सबसे पहले सोडियम देख लेते हैं। सोडियम का संकेत आपका Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये हमने आपके धातु अधातु में पढ़ा हुआ है। तो यह मुख्यतया कोशिका वाह द्रव्य में धनायन के रूप में उपस्थित रहता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो पेशियों में संकुचन करना। ठीक है, नेक्स्ट है तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो पूछ लेगा रक्त दाब नियंत्रित करने में उपयोगी आपका खनिज लवण कौन सा है, तो सोडियम है। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो साधारण नमक में सोडियम होता है। मछली, अंडे, मांस और दूध आदि में आपका सोडियम पाया जाता है। और इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो लगभग 2.5 ग्राम इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मतलब एक दिन में 2.5 ग्राम सोडियम की आवश्यकता पड़ती है प्रत्येक सामान्य मनुष्य को। नेक्स्ट है कैल्शियम। विटामिन डी के साथ में हड्डियों और दांतों को दृढ़ता, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है विटामिन डी के साथ कौन सा खनिज लवण मिल करके आपके हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, तो वो है कैल्शियम। और यह रुधिर के स्कंदन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबद्ध होता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो पनीर, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, चना, रागी, मछली आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। और इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो लगभग 1.2 ग्राम। नेक्स्ट है पोटेशियम। यह सामान्यतया कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में ही पाया जाता है, जैसे आपका सोडियम होता है। और यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन और तंत्रिका आवेगों का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना, यह किस में उपस्थित होता है, तो इसके प्रमुख स्रोत लगभग सभी खाद्य पदार्थ हैं। दैनिक आवश्यकता लगभग 1 ग्राम की होती है। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस। तो यह मानव शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। यह वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। हड्डियों के विकास के लिए भी आपका फास्फोरस महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं आपके दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी आदि फास्फोरस के प्रमुख
स्रोत हैं। इसकी दैनिक आवश्यकता लगभग 1.5 ग्राम होती है। नेक्स्ट है आपका आयरन, जिसे लोहा कहते हैं। Fe इसका संकेत होता है। तो यह जो आपकी RBCs होती हैं, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक है। लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, और इससे कौन सा रोग हो जाता है आपका, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे अरक्तता कहते हैं। ठीक है। लोह लवण की कमी से अधिकांशतः बालकों और महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी कमी से शरीर में क्षीणता आ जाती है और अत्यधिक थकान महसूस होने लगती है। एनीमिया की तीव्र अवस्था में आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, जैसे चक्कर आना, भूख ना लगना, यदि ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको एनीमिया हो चुका है, लोह तत्व की कमी हो चुकी है। इससे बचने के लिए जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरी सहायता के अलावा क्या आपको सहायता करते हैं, मतलब क्या आपको सलाह देते हैं कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप गुड़ खाइए, पालक खाइए, आंवला खाइए। इसमें क्या होता है, आपका लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो स्रोत याद रखेंगे, अंडा, पालक, मेथी, अनाज, आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको खनिज लवण के बारे में याद रखनी है। अब इसके बाद आपका एक और पोषक तत्व होता है जल। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जल के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है। मृदु जल क्या होता, कठोर जल क्या होता, ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक रहता है। तो यहीं पर हम इसको क्लियर करेंगे। तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, ये अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे टॉपिक हमारे बचे हुए हैं और टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा सा स्पीड के साथ में आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू।